फॉर एग्जाम्पल अभी जो रिसेंट यही है कि जब क्रैश हुआ तो इसमें देखें ब्रेक ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी कहाँ पर हुआ। अगले ही 1 घंटे में टावर की और जहाज़ की जो राब्ते कायम हुए थे वो ऑडियो मार्केट में आ गए, मीडिया पे आ गई, फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया पे आ गए। अब उससे क्या हुआ, जो असल हक़ाइक़ थे, जो असल उसकी चीज़ें थीं वो दब गई। अब लोगों ने उसमें र्यूमर्स, इसको उर्दू में कहते हैं क़यास आराइयाँ, फैलाना शुरू कर दी, जिसकी वजह से जो असल टास्क था कि प्रॉब्लम कहाँ थी, किसकी मिस्टेक, गलती से ये चीज़, ये हादसा रोनुमा हुआ, अकर हुआ, वो चीज़ सामने नहीं आ सकी। और लोगों ने अपने अपनी तरीक़ों से उस सिचुएशन को एनालाइज करना शुरू कर दिया। फ्रॉम दैट वेरी बिगिनिंग दिस थिंग started to become more complex and more complex as the day progresses। तो जो प्रॉब्लम आती है ना, ये एक और मामला है कि आपको अगर कोई ऐसी बात पता चले कि जो कि क्लाइंट को बताना ज़रूरी है, जनरल पब्लिक को बताना ज़रूरी नहीं है। एक तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी का ब्रेक है। दूसरा जो यहाँ पर सेकंड पॉइंट में बात हो रही है, लिखा है यहाँ पर, आप कर्सर देखें आ रहा है, द पब्लिक रिक्वायर्स इट। मैं अब इसको समझाना चाह रहा हूँ। आपने चैलेंजर में केस स्टडी में देखा होगा, मैंने एक हस्ती की तस्वीर शेयर की थी, रॉबर्ट बॉयल्स-टुले की। आप उसको इंटरनेट पे भी शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं, वहाँ पर उसके बारे में पता चल जाएगा। तो 3 से 4 महीने पहले उसने चैलेंजर के अंदर एक मैकेनिकल फॉल्ट का तस्करा किया था। अच्छा, जब उसने मैकेनिकल फॉल्ट का तस्करा किया और हायर मैनेजमेंट ने उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, और उसको रॉबर्ट साहब को ये पता था कि जब अगर ये इसको सीरियसली नहीं लिया जाएगा तो इट विल बी डिज़ास्ट्रस, इट कैन टेक ह्यूमन लाइफ। तो फिर उसने पब्लिक में आके बात करना शुरू की, क्योंकि इतना संगीन मामला था। इट ऑल डिपेंड्स कि मामला कितना संगीन है। दोनों केसेस में देखिए ना, PIA क्रैश के अंदर मामला इतना संगीन था कि पब्लिक को जैसे ही बताया तो उससे मामला मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ठीक है, वेरस का अच्छा होता क्या, अगर पब्लिक को बताना PIA क्रैश में ज़्यादा इंपॉर्टेंट कब होता, क्रैश से पहले, कि क्रैश नहीं हुआ होता और फिर कोई बंदा इस बात को देखता कि इसके लैंडिंग जो भी उसके टेक्निकल फॉल्ट्स हैं, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ एविएशन के अंदर, लेकिन जो भी उसका जो मसला था, किसी के अंदर प्रॉब्लम था या कोई प्रॉब्लम और कुछ था, तो अगर क्रैश होने से पहले वो बात पता चलती और वो हायर मैनेजमेंट को बताता और हायर मैनेजमेंट पे एक्शन नहीं लेती, तो फिर उसको पब्लिक पे जाना बनता था। लेकिन जब क्रैश हो गया तो अब पब्लिक में जाने से बेहतर है कि वो हायर अथॉरिटी को बताए कि प्रॉब्लम जो है। फिर अच्छा, अगर क्रैश होने से पहले उस बंदे को पता था और वो क्रैश होने के बाद इन्फॉर्म करता है, तो ये तो उसके ऊपर एक तरीके का लीगल प्रॉब्लम है ना कि उसने क्रैश होने से पहले विसल ब्लोइंग क्यों नहीं की, क्योंकि इंसिडेंट होने के बाद विसल ब्लोइंग नहीं होती। ठीक है, इंसिडेंट होने के बाद उस कॉन्फिडेंशियलिटी को क्या कहते हैं, वो कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रही अब, क्योंकि अब तो वो मिस्टेक हो चुकी है ना। अब वो विसल ब्लोइंग तो इंसिडेंट होने से पहले होती है, इंसिडेंट होने के दौरान होगी या इंसिडेंट होने से पहले होगी। इंसिडेंट अकर हो गया, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो गए, अब विसल ब्लोइंग थोड़ी है। अब विसल ब्लोइंग उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के अंदर जो प्रॉब्लम, जो उसकी जो रिपोर्ट्स बन रही हैं, उसकी जो तफ्तीश हो रही है, जो उसकी इंटेरोगेशन हो रही है, उसके अंदर कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसमें उसको हाईलाइट करने में विसल ब्लोइंग होगी। तो दैट इज़ वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कब पब्लिक में जाना है और कब पब्लिक में नहीं जाना। मैं बार बार अपने लेक्चर से बात करता हूँ कि उमूमन अक्सर औक़ात हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अंदर बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट करते रहते हैं। एकदम से पब्लिक में जाके हाईलाइट करने से बेहतर होता है कि पहले रेलेवेंट अथॉरिटीज़ को बताएं, उनसे ज़रूर डिस्कस करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आप डायरेक्टली पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस, पब्लिक के पास जाके विसल ब्लोइंग करेंगे तो इट कैन क्रिएट कियोटिक सिचुएशन। तो अगर वो उस हाईलाइटेड प्रॉब्लम के ऊपर हायर अथॉरिटीज़ एक्शन नहीं लेती या उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करती सही तरीके से, तो देन दैट कैन बी सम अदर केस। अदरवाइज़ आपने एकदम से पब्लिक पे जाके विसल ब्लोइंग नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी, अब इन्फॉर्मिंग द पब्लिक, ये बात आ गई ना। प्रोफेशनल इररिस्पॉन्सिबिलिटी इन हैंडलिंग टेक्निकल इंफॉर्मेशन may be described as a failure to inform those whose decisions are impaired by the absence of the information. This is a serious impairment of the public's moral agency। ये वही बात हुई जो हम पिछली स्लाइड में करके आ चुके हैं
कि ऐसी कोई भी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जिसकी वजह से कोई इंसिडेंट ऐसा अगर हो सके हो ना हो सकता है जिसमें हेल्थ एंड सेफ्टी क्वेश्चन मार्क में आ सकती है, या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आप नहीं बताएं जिसकी वजह से कोई 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 बड़ा इंसिडेंट हो सकता है। एक इररिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर आपने इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक अगर नहीं की तो ये आपकी पब्लिक हेल्थ को मोरल एजेंसी, फॉर एग्जांपल इतने घर बनते हैं कराची के अंदर, अब हर घर के अंदर कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है, कोई बहुत सारे लोग इतने ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं होते ताकि वो प्रॉपर तरीके से उसको क्या कर सकें, प्रॉपर तरीके से उसको एनालाइज कर सकें। तो अगर एक बंदा जो घर बेच रहा है, और ये तो हमारे उसमें भी है रिलीजन में कि जब भी कोई चीज़ बेचो तो उसकी खामी बता के बेचो, ऐसा ही है ना। दैट इज़ इन्फॉर्मिंग द पब्लिक। अगर आप समझें इसको कि अगर कोई प्रोसीजर के अंदर प्रॉब्लम है तो यू नीड टू फर्स्ट इन्फॉर्म द रेलिवेंट अथॉरिटीज़। पब्लिक, जनरल पब्लिक भी है और रेलिवेंट अथॉरिटीज़ भी हैं, तो यू नीड टू इन्फॉर्म द रेलिवेंट अथॉरिटीज़ फर्स्ट, देन टेक फर्दर एक्शंस। अगर फर्दर एक्शन लेना है तो उसके लिए पहले तो अच्छा, इसमें ज़रूरी ये भी है कि जो बंदा विसल ब्लोइंग कर रहा है, हम पहले इस बात को स्टडी करके आ चुके हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो बंदा विसल ब्लोइंग कर रहा है वो खुद इटसेल्फ कितना ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में इल्म रखता है कि उसको पता है कि हाँ ये प्रॉब्लम क्या है, एग्जैक्ट नेचर का प्रॉब्लम उसको पता होना चाहिए। ये नहीं कि मेरे ख्याल में विसल ब्लोइंग नहीं होती, मेरे ख्याल में सिर्फ क्या सराइयाँ र्यूमर्स फैलती हैं। आपको जब विसल ब्लोइंग करना हो या कर रहे हो तो आपके पास जस्टिफिकेशंस, प्रूफ्स, एविडेंस और फिर अपनी बात को बताने के लिए सही मीडियम, चैनल भी होना चाहिए, तब जाके विसल ब्लोइंग होगी। अदरवाइज़ आपकी बातों की कोई इम्पोर्टेंस नहीं लेगा, कोई इम्पोर्टेंस नहीं देगा। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसको हमने, अच्छा यहाँ तक बात क्लियर हुई भाई? यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ बोलो बेटा सवाल। दोबारा रिपीट करो। हम्म हम्म हम्म। अच्छा मैं सवाल रिपीट कर दूं। ऐसा जुल्फ़िकार साहब ने सवाल ये किया है कि जो कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है क्या उसको रिवील करना चाहिए पब्लिक, जनरल पब्लिक को, या नहीं रिवील करना चाहिए। तो मैं इसको तफसीलन इस बात को समझा देता हूँ। देखो, कॉन्फिडेंशियल से मुराद, डाटा से मुराद क्या है? अगर कॉन्फिडेंशियल डाटा ही इट्सेल्फ ऐसा है कि जिससे पब्लिक, जनरल पब्लिक को हार्म होगा, और वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन ही इसलिए की जा रही है ताकि जनरल पब्लिक को ना बताएं कि उसको इस चीज़ से उसको हार्म है, तो ये तो कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है, तो इसमें तो विसल ब्लोइंग करना ज़रूरी है। पहली तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इट्सेल्फ कॉन्फिडेंशियल डाटा की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जब मैंने केस डिस्कस किया था जिसमें PIA का क्रैश था, तो हम सबको पता है कि ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। जब ये मामला, ये इंसिडेंट, ये एक्सीडेंट अगर हो गया तो कुछ अरसे, कुछ घंटे के अंदर ही, मेरे ख्याल से 1 से 2 घंटे लगे होंगे कि PIA और ATC जो तैयारा, जो एयरक्राफ्ट था, उस एयरक्राफ्ट की क्या कहते हैं, ATC के साथ वो आना शुरू हो गई थी, क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, क्या कहते हैं उसको, कम्युनिकेशन जो है ना, वो सब ने उसको ऑन एयर करना शुरू कर दिया। अब उससे हुआ क्या, जब वो कम्युनिकेशन ऑन एयर चली गई तो हर कोई अब एयर क्रैश इन्वेस्टिगेटर बन गया, फेसबुक पे भी और उस पे मीडिया चैनल्स के ऊपर भी, और मुतवातर ऑडियोज़ आना शुरू हो गई, नहीं इसमें ये हुआ होगा, इसमें वो, इवन दो कुछ सच भी बोल रहे होंगे, कुछ वाकई एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे होंगे, लेकिन वो क्या एक्सपर्ट ओपिनियन देने के लिए लीगल पोजीशन में थे? जैसे अभी जो करंट सिनेरियो के अंदर हो रहा है कोविड-19 के अंदर, कि हर कोई एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहा है, लेकिन क्या वो एक्सपर्ट ओपिनियन वाकई एक्सपर्ट ओपिनियन के तौर पे ली जा सकती है? पहली चीज़। तो जो कॉन्फिडेंशियलिटी डाटा की हम बात कर रहे थे, ऐसा बाज़ औक़ात हमेशा होता है कि कुछ डाटा ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं
उनको कॉन्फिडेंशियल रखती हैं, और कॉन्फिडेंशियल रखती इसीलिए ताकि उनका मार्केट के अंदर जो है वो एक तरीक़े से क्या क्या कहना चाहिए, मोनोपोली बनी रहे, ताकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकें। पहले तो हमें ये असेस करना है कि उस कॉन्फिडेंशियल डाटा, क्या वो कॉन्फिडेंशियल डाटा ऐसा है तो नहीं कि उसकी वजह से कोई जनरल पब्लिक को या प्रोसेसेस को या मोरल एजेंसी को, जो मोरल व्यू स्टैंड पॉइंट्स हैं, उनको कोई हार्म हो रहा हो, उनको कोई प्रॉब्लम हो रहा हो। अगर वो कॉन्फिडेंशियलिटी इसलिए मेंटेन की जा रही है कि उनको उनके अंदर कोई हार्म हो रहा है या उनमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर तो वो कॉन्फिडेंशियल डाटा के ऊपर विसल ब्लोइंग करना ज़रूरी है। अच्छा, विसल ब्लोइंग क्यों, कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, किसको करनी चाहिए, ये हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन इंसिडेंट होने से पहले, जैसे चैलेंजर के ऊपर रॉबर्ट बॉयल साहब ने किया था 4 से 5 महीने पहले, उन्होंने जनरल पब्लिक को बताया और जनरल पब्लिक ने जब इस बात को नहीं माना, उन्होंने रेलिवेंट अथॉरिटी को बताया, रेलिवेंट अथॉरिटी ने जब इस बात को नहीं माना तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जनरल पब्लिक को बताया था। लेकिन अगर इंसिडेंट हो गया, अब इंसिडेंट अकर हो गया और आपको पहले से मालूम था, आपने पहले नहीं बताया, इंसिडेंट अकर होने के बाद बता रहे हैं, तो फिर तो आपके ऊपर भी लीगल एक्शन लेना चाहिए कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। लेकिन जब इंसिडेंट अकर हो गया, अब आपने रिपोर्ट्स बनानी है, अब जो है रेलिवेंट अथॉरिटीज़ ने उनको जो है वो इन्वेस्टिगेशन करके देनी है, तो इसके अगेंस्ट में जो एविडेंस है वो लीक नहीं होनी चाहिए, ये कॉन्फिडेंशियलिटी है। वो जो ATC की और कम्युनिकेशन थी, एक एविडेंस है। अब ब्लैक बॉक्स, इसी तरह से तो ये ब्लैक बॉक्स की कम्युनिकेशन मीडिया में अगर आ जाए तो सब कोई क़यास करना शुरू कर देंगे, तो उससे क्या होगा, मज़ीद कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाएगी। हाँ जी, समझ में आया खैर सर? हाँ, बाकियों को भी समझ में आ गया, बाकियों को भी समझ में आ गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की हमने बात की थी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किसे कहते हैं? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से मुराद ये होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल समझाऊँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ और आप ही के क्लास में मेरा कोई ब्लड रिलेटिव बैठा हुआ है एज अ स्टूडेंट। अब जब मैं पेपर लेता हूँ, अटेंडेंस लेता हूँ, मार्किंग करता हूँ, ग्रेड्स असाइन करता हूँ, पास या फेल करने की बारी आती है, तो मैं वो जो मेरा ब्लड रिलेटिव है उसको मैं एक्स्ट्रा फेवर देता हूँ ओवर अदर्स, जो कि मेरिट पे नहीं है, बायसनेस है। अच्छा जी, अब इससे होगा क्या, मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका इंटरेस्ट ये है कि आप मेरिट के ऊपर जो है वो ग्रेड्स असाइन करें, मेरिट्स के ऊपर रिज़ल्ट बनाएं, अब मेरिट बेस्ड डिसीजंस लें। लेकिन मैंने अपना ज़ाती मफाद को फ़ौक़ियत दी ऑर्गेनाइजेशन के मफाद, इंटरेस्ट के ऊपर, तो मैं क्या हुआ, एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट आ गया मेरे मफाद में और ऑर्गेनाइजेशन के मफाद में। दैट इज़ कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये बात क्लियर हुई? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्लियर हुआ? हसन, हारिस, इकबाल, मास, हमदा, हसीब, बताओ बेटा, ये कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन क्लियर हुई? आसिम, हुरैरा, ओवैस, फैसल, हाँ, चलें फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो इसका मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एग्जिस्ट फॉर अ प्रोफेशनल इफ़ ही और शी इज सब्जेक्ट टू व्हाट, इन्फ्लुएंसेस, एक्सटर्नल प्रेशर जिसे आप कहते हैं, किसी के दबाव के अंदर। फॉर एग्जांपल किसी, अच्छा, इन्फ्लुएंस एक्सटर्नल भी होता है, इंटरनल भी होता है। वो जो ब्लड रिलेटिव वाला इन्फ्लुएंस है वो इंटरनल है, खुद का ज़ाती है मेरा, या फैमिली प्रेशर कह लें आप कि अपने भाई को पास करो तो, या अपनी बहन को पास करो तो, अपने भतीजे भांजे को पास करो तो, इन्फ्लुएंसेस हैं। फिर आप इसी इन्फ्लुएंस को आप लॉयल्टी भी कह सकते हैं कि मेरी जो इसको, अच्छा, मेरे लिए तो लॉयल्टी है, अब इसको देखें ना, मेरे लिए तो लॉयल्टी होगी, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हुई? ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल्टी तो नहीं हुई ना, फिर ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसे, इसको क्या कहेंगे, ट्रेटर वाला, जो गद्दारी वाला मामला कहेंगे ना। तो ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि मेरी लॉयल्टी और आपकी लॉयल्टी में फ़र्क है। इसका मतलब आपकी लॉयल्टी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होनी चाहिए, ना कि अपनी ज़ाती मफाद के लिए होनी चाहिए। टेम्पटेशंस का मतलब ये है कि आप एक्स्ट्रा कोई मनी चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं पर्टिकुलर स्टूडेंट को पास कर दूं पैसे लेके, मैं पर्टिकुलर स्टूडेंट को दे दूं कुछ इनाम लेके उसको
उससे कुछ पैसे लेके कुछ उसको दे दो, तो टेम्पटेशंस हैं और अदर इंटरेस्ट that might make the professional judgment less likely to benefit the client or customer than he she has a right to expect. यानी मेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरी सर्विसेज की बुनियाद पे कोई एक्सपेक्टेशंस रखती है, वो एक्सपेक्टेशंस है बेनिफिट की बुनियाद पे। जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे हायर क्यों किया है? मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे हायर इसलिए किया है ताकि ऑर्गेनाइजेशन मेरी सर्विसेज से बेहतर फ़ायदा उठा सके, जिस बेहतर फ़ायदा का वो सोचती है, एक्सपेक्टेशन रखती है। लेकिन मैं उससे उतना बेहतर फ़ायदा नहीं देता, उससे कम फ़ायदा देता हूँ। अच्छा, कम फ़ायदा इसलिए नहीं देता कि मैं जो हूँ वो काम चोर हूँ, या मैं जो हूँ वो इतना ज़्यादा कहते हैं मेरी एक्सपर्टीज़ या स्किल सेट नहीं है, काम ज़्यादा मांग रहे, नहीं, मैं इसका काम दे सकता हूँ, लेकिन मैं इन्फ्लुएंसेस, लॉयल्टीज, टेम्पटेशन, इस वजह से मैं उसको बेनिफिट नहीं दे सकता प्रॉपरली। दैट इज़ कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो क्रिटिकल टू द रेपुटेशन ऑफ द प्रोफेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी प्रोफेशनल जो साख है, आपकी प्रोफेशनल जो इंटेग्रिटी है, आपकी जो प्रोफेशनल ऑनेस्टी है, आपकी जो प्रोफेशनल प्रोसीजर्स की इम्प्लीमेंटेशन है, इसको अपने इंटैक्ट रखना बहुत ज़रूरी है। अगर उसको इंटैक्ट नहीं रखेंगे तो ये इसमें मेजर जो पार्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और ये अक्सर बेशतर होता है। बाज़ औक़ात कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इतना वाज़े नहीं होता, या हम उसको समझ नहीं होते कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। भाई ऑर्गेनाइजेशन में आपकी दोस्तियाँ, यारियाँ, फौकियत, अहमियत पकड़ लें ऑर्गेनाइजेशन के से ज़्यादा, तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। क्या आपने अपने दोस्तों को, जो ऑर्गेनाइजेशन के ही दोस्त हैं, बाहर के दोस्त नहीं हैं, आपके कोलीग्स हैं जिनके साथ आपने 10 साल काम किया, सही है, अब वो कोई कोलीग गलती करता है, जो आपको पता है कि गलती बहुत ज़्यादा जो है वो संगीन बुनियाद की है, और और आप उसके बॉस हैं, तो आपको कुछ छुपा कर गलती, विद होल्ड कर लिया इन्फॉर्मेशन को, आप आगे नहीं बता रहे क्योंकि आपका कोलीग जो दोस्त है उसने गलती की है, तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, सही है। तो नॉट जस्ट एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बट रिलेटेड टू द प्रोफेशन इटसेल्फ ओनली। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, अभी और दूसरे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे, जो आपका प्रोफेशन है, जैसे आप किसी जगह काम कर रहे हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट और कस्टमर मस्ट बी लेजिटिमेट। फिर इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में, अच्छा विसल ब्लोइंग को फिर आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, फिर इसका मतलब है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तो विसल ब्लो को इंटरेस्ट में नहीं लेती कि उसकी बातें बताई जाएँ, उसकी गलतियाँ बताई जाएँ मार्केट के अंदर, जनरल पब्लिक में, और आप वो गलतियाँ बता रहे हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को नहीं। अगर ऑर्गेनाइजेशन का, क्लाइंट का या कस्टमर का इंटरेस्ट लेजिटिमेट नहीं है तो फिर तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, फिर तो विसल ब्लोइंग होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि अगर जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, जो क्लाइंट है जिसको आप सर्व कर रहे हैं, जो कस्टमर है जिसको आप सर्विस दे रहे हैं या प्रोडक्ट दे रहे हैं, इनके या जो ऑर्गेनाइजेशन है जिस पे वो कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखें, आप कॉन्फिडेंशियलिटी ना बताएं, कसर ने जो बात की थी, अब कॉन्फिडेंशियलिटी जो मेंटेन की जा रही है वो इसलिए मेंटेन की जा रही है कि मोरल एजेंसी के ख़िलाफ़ जो ऑर्गेनाइजेशन या क्लाइंट कस्टमर बात कर रहा है वो आगे ना जाए, सही है, यानी मोरल स्टैंड पॉइंट्स के अगेंस्ट में काम हो रहा है, तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ी हो। तो यहाँ पर विसल ब्लोइंग होना लाजमी है कि आप वो बात बताएं कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम रेज हो रही है। 3 सिचुएशंस कौन कौन सी हैं? एक्चुअल, पोटेंशियल और अपेरेंट मस्ट ऑलवेज बी डिस्क्लोज्ड। 3 सिचुएशंस। एक्चुअल से मुराद क्या है? जो उसका एक्चुअली से मुराद जो विद फैक्ट्स, सही है, विद प्रॉपर एविडेंस, सही है, और इसमें अपनी ज़ाती राय शामिल ना की जाए, दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअल पोजीशन। यानी ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट हो, सब्जेक्टिव स्टेटमेंट ना हो, दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअल। फिर उसके बाद आती है पोटेंशियल। अगर आप वो जो रॉबर्ट बॉयल जिन्होंने किया था, पोटेंशियल था, सही है, वो जो विसल ब्लोइंग थी, इसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी पोटेंशियल होता है।